हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज निशा। आज हम आप लोगों को लॉज ऑफ मोशन के बचे हुए टॉपिक कवर कराएंगे। तो जैसे कि ये पहली टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब गति गुरुत्वाकर्षण नियम के तहत। तो इसमें क्या लिखा है? इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स मोशन इज इन स्ट्रेट पाथ। जब हम किसी हाइट से किसी भी बॉडी को नीचे फेंकेंगे तो ये बॉडी अर्थ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी लगती है उसकी वजह से इसको इस बॉडी को एक एक्सेलरेशन मिल जाता है और इसी को कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। और इस ग्रेविटी की वजह से ये एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? सिमिलरली व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप, अगर इसी तरह से हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकें, की बॉडी को ऊपर फेंकें तो क्या होगा? इट गोज टू अ सर्टेन हाइट, ये कुछ सर्टेन हाइट तक पहुंचेगा और उसके बाद फिर नीचे आ जाता है। और ये भी किसकी वजह से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। यानी कि आपके समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटी की वजह से जब भी हम किसी बॉडी को नीचे फेंकते हैं तो वो एक्सेलरेशन पा जाता है, या फिर जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो कुछ ऊंचाई के बाद वापस से ये नीचे आ जाता है, ये भी ग्रेविटी की ही वजह से होता है। अब इनके कुछ केस होते हैं। पहला केस क्या है? इन दिस केस इनिशियल मोशन ऑफ द बॉडी इज डाउनवर्ड। सो अब हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे जो इनिशियल बॉडी है, वो सॉरी, इस केस में हम मान ले रहे हैं कि जो बॉडी है उसको हम नीचे फेंक रहे हैं यहाँ। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखा है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड अपवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव। तो हम लोग नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। तो जो हमारे काइनेमेटिक इक्वेशंस थे, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, और एक था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और एक और था एस एन एथ। वो किसके बराबर था? एस प्लस वन बाई टू ए टू एन माइनस वन। यानी कि वहां पे v क्या था? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, t टाइम, s हमारी दूरी थी, और यहाँ पे एस एनथ मतलब जब हमसे किसी इंस्टेंट टाइम यानी कि पर्टिकुलर टाइम, जैसे ये पूछ ले कि t बराबर 10वें सेकंड में, 10वें सेकंड में, तो ये nth वहां पे फॉर्मूला लगता है। ठीक है। अगर 10 सेकंड कहे तो t इज इक्वल टू डायरेक्ट 10 रख के हम इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा देंगे जो हमारे न्यूमेरिकल के हिसाब से होगा। लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर टाइम कहे कि 10वें सेकंड, 15वें सेकंड, 20वें सेकंड, तब हम अपना ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन ये कब हम लोग लगाते हैं? जब ये एक लीनियर मोशन करता है, मतलब एक ऐसे लाइन से। लेकिन जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही है, तब हमारे इक्वेशंस कुछ बदल जाते हैं। जैसे कि तब एक्सेलरेशन बदल जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ए चेंज हो जाएगा जी से। एस जो है, एस हमारी डिस्टेंस, ऐसे यहाँ से यहाँ जाने पे इस बार ऊपर या नीचे आ रहे हैं तो एस बदल जाएगा एच से। इसी तरह हमारा, बस ये 2 चीज़ें हमारी बदल जाएँगी। तो देखिए यहाँ पे v इज़ इक्वल टू क्या है? u प्लस ए टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? v इज़ इक्वल टू u प्लस ए की जगह जी टी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी से, कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आ रहा है उसे हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में जो आ रहा है उसे नेगेटिव। तो पहला केस हमारा डाउनवर्ड का है, तो हम लोग g को लेंगे पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? u प्लस जी टी। दूसरा है एस, एस की जगह हम लोग ले लेंगे एच, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह जी टी स्क्वायर। अगेन थर्ड है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। आई थिंक यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ हो जाएगा टू जी एच। नेक्स्ट है एच एन, यहाँ एस एन एथ था, यहाँ एच एन एथ लेंगे, क्या हो जाएगा? एच प्लस वन बाई टू ए की जगह जी टू एन माइनस वन। दूसरा केस हम क्या ले रहे हैं कि अगर हम बॉडी को ऊपर भेज रहे हैं, तो ऊपर भेजने पे ए हमारा क्या हो जाता है? माइनस जी। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? माइनस टू जी एच के, और एच एन एथ हो जाएगा यू माइनस जी एन माइनस वन बाई टू। इसका ये फॉर्मूला हो जाता है। अब नेक्स्ट जैसे हमारा है टॉपिक,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए विच इज मूविंग और स्टेशनरी इज कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन। यानी कि वस्तु ए के सापेक्ष किसी वस्तु बी की गति जो गतिमान या स्थिर है, सापेक्ष गति कहलाता है। चलिए इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर एक ये पर्सन ए है और एक ये पर्सन बी है। बी रेस्ट पर है और ए मोशन में है, तो हम कहेंगे कि बी के रिस्पेक्ट में ए मोशन कर रहा है। या दूसरा एक केस ले लें, ए रेस्ट पर है और बी मोशन में है, तो हम ये कहेंगे ए के रिस्पेक्ट में बी मोशन में है। या ए और बी दोनों मोशन में है, तो वो हम उसकी वेलोसिटी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की निकालते हैं। इसी को सापेक्ष गति या फिर रिलेटिव मोशन कहते हैं। इसके आगे क्या लिखा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी with respect to object A when both are in motion is the rate of change of position of object B with respect to object A। मतलब क्या लिखा है? वस्तु A के संबंध में वस्तु B का सापेक्ष वेग जब दोनों गति में है, वस्तु A के संबंध में वस्तु B की स्थिति में परिवर्तन की दर है। वस्तु A के संबंध में वस्तु B का सापेक्ष वेग अगर हम निकालें, जैसे कि दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? अगर हमें ए के संबंध में बी का बताना है, जिसका बताना हो तो उसको हम लोग पहले लिखते हो, जिसकी वजह से बताना हो तो उसको बाद में। क्या करते हैं? बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब बी के वेग से ए के वेग को माइनस कर देते हैं। यही कहलाता है सापेक्ष गति। हमारा अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल दैट इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड मूविंग अलोंग अ कर्व्ड पाथ only under the influence of gravity is said to be experiencing projectile motion। मतलब एक वस्तु या कण जो पृथ्वी की सतह की ओर प्रक्षेपित होता है और केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में घुमावदार पथ के साथ चलता है, प्रक्षेप्य गति का अनुभव करता है। मतलब अगर सपोज करिए कि ये एक सरफेस है, यहाँ से हम यू वेग से कोई एक बॉल या कोई भी चीज इस तरफ ऐसे फेंक रहे हैं, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। मतलब ये यहाँ से ऊपर जा करके और ग्रेविटी की वजह से ये एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ पाएगा और ऐसे ये एक परवलयाकार पथ बनता है, मतलब पैराबोलिक पाथ। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब प्रक्षेप्य गति। इसके कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि पहला टर्म्स है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब उड्डयन काल। क्या है? इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू ग्राउंड। यह प्रक्षेप्य द्वारा जमीन पर लौटने में लगा समय है। मतलब अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, यहाँ से फेंका और यहाँ पे आने के बाद टोटल टाइम जो लग रहा है, वही कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल। दूसरा है मैक्सिमम हाइट। क्या लिखा है? इट इज द ग्रेटेस्ट हाइट to which a projectile rises above the point of projection। मतलब ये वो अधिकतम ऊंचाई है जिस तक कोई प्रक्षेप्य प्रक्षेपण बिंदु से ऊपर उठता है। मतलब हमने इसे ये यहाँ से यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन परवलयाकार हुआ। ये जो मैक्सिमम हाइट होती है, अधिकतम ऊंचाई, यही कहलाता है अधिकतम ऊंचाई या मैक्सिमम हाइट। इसका फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। Next है horizontal range. It is the distance covered by a projectile along the horizontal between the point of projection to the point of ground। यानी कि ये प्रक्षेप्य द्वारा जमीन के बिंदु से प्रक्षेपण बिंदु के बीच क्षैतिज के साथ तय की गई दूरी। मतलब यहाँ से चला, ये यहाँ पहुंचा। ये ग्राउंड टू ग्राउंड जो डिस्टेंस होती है, जैसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं क्षैतिज परास। इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगली क्लास में हम लोग इन सभी फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल लगवाएंगे प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम। हम लोगों ने पढ़ा है अपने पहले क्लासेस में कि गति के 3 नियम होते हैं। हम लोगों ने 11th 12th में ये पढ़ा है कि गति के 3 नियम होते हैं। पहला क्या होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट or is in motion, it will remain in that state until an external force is applied to it। यानी कि न्यूटन का पहला नियम कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर है या गति में है तो वह उस अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। फिर क्या है? न्यूटन की गति का नियम केवल जड़त्व का नियम है।
तो पहले हम लोग समझते हैं पहला नियम। मान लो कि अगर किसी मेज़ पे कोई बुक रखी है, तो क्या वो खुद से चलने लगेगी? नहीं। अगर वो रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, तब तक जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स मतलब हम हाथ से धक्का ना दें या हाथ से उठाएँ नहीं, तब तक वो मूव नहीं करेगी। या फिर अगर कोई चीज़ चल रही है, लाइक अगर गाड़ी चल रही है, तो वो चलती रहेगी कब तक? जब तक कि हम उस पे ब्रेक लगाएँ। ब्रेक क्या है? एक्सटर्नल एक बाहरी फ़ोर्स है। तो जब तक हम एक्सटर्नल फ़ोर्स लगा के रोके नहीं। तो न्यूटन का गति का पहला नियम यही कहता है कि कोई भी चीज़ जिस सिचुएशन में, जिस स्टेट में, वो तब तक वैसी ही रहेगी, जब तक हम उस पर कोई भी बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाकर उसकी स्थिति, पोज़ीशन, सिचुएशन में चेंज ना ला दें। अब यहाँ पे क्या लिखा है? गति का प्रथम नियम केवल जड़त्व मतलब इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या होता है? अब हम लोग जान लेते हैं। क्या लिखा है? इनर्शिया इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेज़िस्ट change in its state of rest or motion unless acted upon by a force। यानी कि क्या है इनर्शिया? कि जड़त्व एक वस्तु की अपनी आराम या गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति है। मतलब कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है, तो उसका वो अपोज करेगी, यही क्या कहलाता है? इनर्शिया। मोशन में है, तो वो उसका अपोज करेगी, यही कहलाता है इनर्शिया। तो इनर्शिया तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है इनर्शिया एट रेस्ट, मतलब इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल ऑलवेज वांट टू बी इन रेस्ट until an external force is applied on it। मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है, तो वो हमेशा ही रेस्ट पे रहना चाहेगी, जब तक हम उस पे बाहरी फोर्स कोई नहीं लगा देते। इनर्शिया एट मोशन क्या है? इफ अ बॉडी इज इन मोशन it will always want to be in motion until an external force is applied on it। जैसे हमने साइकिल का एग्जांपल दिया कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं, तो चलाते ही जाएंगे जब तक हम उसे ब्रेक ना लगा दें, तब तक के लिए। अगला है inertia at direction। If a body is moving with constant speed along in fixed direction, then in order to change its direction of motion, an external force has to be applied to the direction of motion। मतलब अगर कोई पिंड स्थिर गति से निश्चित दिशा में गति कर रहा है, तो उसकी गति की दिशा बदलने के लिए गति की दिशा में एक बाहरी बल लगाना पड़ता है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ से हमने एक बॉल स्लाइड किया, तो वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। कब तक? जब तक कि हम यहाँ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में उसे बदल ना दें। अगला हमारा क्या है? मोमेंटम। एक हाइपोथेटिकल है। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वही कहलाता है मोमेंटम, मतलब संवेग। इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। और इसकी इकाई क्या होती है? एम की होती है केजी, और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मिला के क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। और इसकी विमा होती है mlt-1। न्यूटन सेकेंड लॉ जो होता है, वो हम लोगों ने बहुत बचपन से पढ़ा है, F इज इक्वल टू एम ए। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि हम जो भी एक्शन करते हैं, उसका एक अपोजिट रिएक्शन होता ही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ लिखा है, कंसीडर अ बुक ए ऑफ वेट डब्ल्यू। मान ले रहे हैं यहाँ पे एक मेज है, यहाँ पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है, ये इसको हम लोगों ने ए मान लिया। इसका वेट डब्ल्यू नीचे काम कर रहा है, और टेबल को हमने बी ले लिया। द बुक एक्सर्ट्स डब्ल्यू फोर्स ऑन द टेबल। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि अब न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से टेबल गिव्स एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आर टू द बुक। तो टेबल क्या करेगा? इस पे एक रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इन जनरल, if book exerts FAB on table B, then the table will exerts force FBA on the book। यानी कि अगर टेबल एक ऊपर अगर फोर्स लगा रहा है, सॉरी, एक बुक अगर एक्सर्ट कर रही है फोर्स FAB, तो टेबल कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा? FBA, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक क्या है? फोर्स। तो ये हम लोगों ने 11th 12th 6th 7th 8th 9th 10th हर क्लास में पढ़ा है कि अ फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच ट्राइज टू चेंज और चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। यानी कि अगर हम नॉर्मल तौर पे बात करें, तो किसी की भी पोजीशन सिचुएशन में बदल देना या फिर धक्का या खिंचाव कहलाता है फोर्स। तो यूनिट क्या है? एसआई में न्यूटन होती है, सीजीएस में डाइन होती है, और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन। तो आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ऑलमोस्ट एंट्रेंस आप लोग के एग्जाम में, हर एग्जाम में ये कन्वर्जन ज़रूर पूछता है यूनिट का। एमकेएस सिस्टम में
फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स, जैसे हम लोग केजीएफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 केजीएफ किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। आई होप आपके समझ में आज के क्लास के सारे टॉपिक आए होंगे। आपके लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। जिसे भी किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप उस पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।